ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में क्या क्या किया था वो सब देख लिया था, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या क्वांटिटीज होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कब एप्लीकेबल है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है और स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनल एनर्जी भी एक वन ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स है, यू से जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। फिर एडिया, फिर 3 टाइप के प्रोसेस देखे थे हमने। ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वन, in the case of adiabatic process where no transfer of energy, where no transfer of heat can take place, then merely by doing work we can exchange the energy. Okay, in an adiabatic process. दूसरा, in a in a closed system, नो, सेकेंड थिंग वाज हीट, जहाँ पे आपका ये एक ऐसा वेसल है जो कि थर्मली कंडक्टिंग है। ओके, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स वाले जो वेसल्स होते हैं उसमें अगर आप कोई वर्क नहीं डन कर रहे हैं तो भी बाय एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कैन चेंज। तीसरा, जनरल केस ऑफ अ क्लोज सिस्टम जिसमें मैटर तो चेंज नहीं हो रहा बट एनर्जी चेंज हो सकता है। ठीक है, बोथ हीट एज वेल एज वर्क डन दोनों हो रहा है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, हीट प्लस वर्क डन दोनों के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। सो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू Q प्लस W, वेयर Q इज द हीट एनर्जी एक्सचेंज एंड W इज द वर्क डन। Okay, and Q is positive when heat has been transferred from surroundings to system, negative when heat has been transferred from system to surroundings. Work done is positive when the surroundings does work on the system. Work done is negative when the system does the work on the surroundings. ठीक है, ये आयुपैक कन्वेंशंस थे। आफ्टर दैट हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, अब एप्लीकेशंस हम गैसेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। विल बी सीइंग दैट कि जो गैसेस है आर दे केपेबल ऑफ डूइंग वर्क एंड जनरेशन ऑफ हीट एंड हाउ एंड बाय विच प्रोसेस। ठीक है, पहला है वर्क। उसमें लिखा हुआ, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ वर्क अ सिस्टम कैन डू। वी विल कंसिडर ओनली मैकेनिकल वर्क, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वर्क डन मतलब हम लोग जो देखेंगे गैसेस के केस में, वो देखेंगे बाय जस्ट मेजरिंग द वॉल्यूम चेंज। ठीक है, प्रेशर तो है ही सिस्टम का, उसके बाद फिर वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो वर्क डन हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग को इन जनरल तो पता ही है कि वर्क डन होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, P इंटू वी होता है ना वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन या फिर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो उसी के मैनिपुलेशंस के थ्रू अभी वर्क डन का हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क, लेट अस कंसिडर अ सिलेंडर विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अभी गैस के बारे में बात हो रही है। फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब कि जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं करेगा। अगर कोई बॉडी मूव करेगी इधर से उधर, अगर पिस्टन को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं, या पिस्टन के अंदर गैस का वॉल्यूम एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा बिकॉज इट इज फ्रिक्शनलेस। राइट, तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन हम लोगों ने ले रखा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V इनिशियल, इनिशियली टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस V इनिशियल है, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज P। P is the internal pressure of the gas inside the this piston. Okay, inside this cylinder। पिस्टन तो ये वाली चीज है, ये जो है ये पिस्टन है जिसको आगे पीछे करने से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज P एक्सटर्नल विच इज ग्रेटर देन द इंटरनल प्रेशर, अगर मान लीजिए कि बाहर का जो हम प्रेशर लगा रहे हैं P एक्सटर्नल वो इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है, तब क्या होगा? हाइयर से लोअर प्रेशर मूवमेंट होगा, ऐसे की तरफ मूवमेंट होगा। तब क्या होगा? इनिशियली मान लीजिए इनिशियली वॉल्यूम इतना है, यहां से यहां तक जितना है वो वॉल्यूम है। फिर अगर ये पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, उसके बाद फाइनली पिस्टन कहां तक गया? यहां तक गया। फाइनल वॉल्यूम कितना बच गया? V फाइनल इतना बच गया। इनिशियल वॉल्यूम इतना था, पिस्टन के अंदर जाने के बाद क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा था और अंदर का कम था, उसके वजह से क्या हुआ? पिस्टन जब अंदर गया तो फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया इनिशियल वॉल्यूम से।
ठीक है, यही चीज हुई है इसमें, राइट। और ये कब तक होगा? टिल द इंटरनल प्रेशर, जो कि अंदर का प्रेशर है, दिस बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अगर दोनों प्रेशर्स बैलेंस्ड हो जाएंगे तब पिस्टन का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। वर्क डन हो ही क्यों रहा है? बिकॉज सिस्टम ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जहां पे हायर प्रेशर होता है वो लोअर प्रेशर की तरफ मूव करके उसके अंदर के प्रेशर को हाई कर देगा। ठीक है, और जो कि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर अंदर के प्रेशर को मुझे बढ़ा करके बाहर के प्रेशर के बराबर करना है तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगा देन प्रेशर बराबर हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर अगर पी एक्सटर्नल के बराबर आ गया वॉल्यूम कम करने के बाद, तब यहाँ पर पिस्टन काम करना बंद कर देगा और पिस्टन रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। लेट दिस चेंज बी अचीव्ड इन सिंगल एंड स्टेप इन द फाइनल वॉल्यूम बी वी फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम क्या था इसका? वी इनिशियल। फाइनल वॉल्यूम क्या था? वी फाइनल। एंड वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, राइट? ठीक है, वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं वर्क डन हुआ है, कौन कर रहा है? सराउंडिंग्स कर रहा है। किस पे कर रहा है? सिस्टम पे। सिस्टम को मैंने ये ले लिया था, ये वाला पिस्टन, पिस्टन और इसके अंदर का जो गैस है इसको मैंने सिस्टम ले लिया था। वर्क डन कौन कर रहा है? बाहर से सराउंडिंग्स कर रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और किस पर हो रहा है? सिस्टम पर हो रहा है। तो ये जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्योंकि सराउंडिंग सिस्टम पर लगा रहा है तो ये वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। दिस W शुड बी पॉजिटिव वैल्यू, राइट? ओके, तो अब इसी का सिग्निफिकेंस आगे है, देखना क्यों मैंने बोला ये पॉजिटिव होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन सपोज पिस्टन मूव्स एट अ डिस्टेंस L, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो जो सर्कुलर एरिया है ना पिस्टन का, ये वाला जो दिख रहा था, ये सर्कुलर एरिया जो पिस्टन का दिख रहा है, दिस वन, इसका सर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये लेंथ L मूव किया है, तो वॉल्यूम कवर कितना किया है इसने? A इंटू एल। तो A इंटू एल वॉल्यूम कम हो गया, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, जो दोनों का डिफरेंस जो है वो माइनस A इंटू एल आना चाहिए। V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना आ जाएगा? टोटल जितना पिस्टन अंदर गया है, लेंथ L अंदर गया है, एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो वॉल्यूम चेंज कितना है? डेल्टा V, जो वॉल्यूम अंदर जो गया है, वॉल्यूम कवर्ड इज इक्वल टू A इंटू एल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू माइनस A इंटू एल। ठीक है, माइनस क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि यार जो फाइनल वॉल्यूम है वो तो छोटा है ना, फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम। अगर तुम इनिशियल माइनस फाइनल वॉल्यूम करते तब तो एरिया A इंटू एल पॉजिटिव होता, लेकिन क्योंकि फाइनल वॉल्यूम छोटा है और इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है, इसे माइनस A इंटू एल मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम चेंज पता चल गया। ये माइनस A इंटू एल लिखना चाहिए था इनको, इन्होंने उल्टा लिख रखा है, छोड़ दो उसको, हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है कि नहीं? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना? तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स कितना हो गया? फोर्स हो गया तुम्हारा प्रेशर इंटू एरिया। अब कौन वर्क डन कौन कर रहा है इसको जानना पड़ेगा भाई। वर्क डन कौन कर रहा है? सराउंडिंग्स कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर वाला, जिसकी एक्सटर्नल प्रेशर थी, है ना? तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? फोर्स का डायरेक्शन क्या था? इधर था, क्योंकि प्रेशर का डायरेक्शन यही था, तो फोर्स का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? पी एक्सटर्नल इंटू एरिया हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना मूव किया है अंदर की तरफ? एल डिस्टेंस मूव किया है इसने, यहाँ इसने एल डिस्टेंस मूव किया है ना, एल डिस्टेंस मूव किया है, तो पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल, ये वर्क डन हो जाएगा। हो गया कि नहीं? यही हो गया ना वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? राइट से लेफ्ट, ऐसे। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ऐसे है। डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है? लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड, ऐसे है। तो फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स डॉट डिस्टेंस एफ डॉट डी जो हम वर्क डन में करते थे वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल इनटू ए इंटू डिस्टेंस, वेयर फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू क्या है? पी एक्सटर्नल इंटू ए। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, जैसे कि पी एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। और एरिया कौन सा? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। वर्क डन हो गया, तुमको मिल गया। तो ये कितना हो गया? वर्क डन हो गया पी एक्सटर्नल
इनटू वॉल्यूम हो गया कि नहीं, इनटू वॉल्यूम चेंज, पी एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज हो गया कि नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एल। क्यों लिखा है वो भी समझ में आ गया कि नहीं यार? वी फाइनल छोटा है ना, वॉल्यूम फाइनल छोटा है, इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है, तो छोटे से बड़े को करोगे तो माइनस होगा ना वो। तो ए इंटू एल तो पॉजिटिव है, एरिया भी पॉजिटिव है और लेंथ कवर्ड भी पॉजिटिव है। तो क्योंकि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, इसीलिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एल लिख दिया। या फिर अगर तुमको ए इंटू एल लिखना है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अभी ऊपर में मैं क्या लिखा हूं, वर्क डन क्या लिखा हूं, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज। क्या लिखा हूं मैंने, क्या लिखा हूं, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज कितना था, ए इंटू एल, और ए इंटू एल की वैल्यू क्या है, माइनस वी फाइनल इंटू वी इनिशियल, यही है। तो मैं रख दूं इसमें पी एक्सटर्नल, अब ए इंटू एल की वैल्यू क्या रख दूंगा, माइनस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही हो गया। दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन। माइनस साइन आ गया कि नहीं, माइनस साइन आ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक चीज लिखी यहां पे, एक सेकेंड, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा, ठीक है, ये पिस्टन था तुम्हारा ऐसा कुछ, ठीक है। फिर जाकर के इनिशियली इतना वॉल्यूम था, फिर पिस्टन में क्या हुआ, ये पिस्टन अंदर की तरफ चला गया और इतना ही रह गया, है ना। तो कितना लेंथ इसने मूव किया, एल लेंथ, एरिया कितना था, ए, प्रेशर कितना था, पी एक्सटर्नल, तो फोर्स कितना लिखा अपन ने, पी एक्सटर्नल इंटू ए। अब वर्क डन कितना हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे था, मूवमेंट का डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कवर एफ इंटू एल, तो ये प्लस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल हो गया, ठीक है, यही हुआ, ठीक है। तो ए इंटू एल बेसिकली क्या है, ए इंटू एल इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ये ए इंटू एल है। लेकिन ये बड़े वॉल्यूम से बड़ा जो वॉल्यूम है माइनस छोटा वॉल्यूम ही है ना, ये जो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, तो बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम है, तो ए इंटू एल क्या हो जाएगा, बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी के जगह वर्क डन की जगह मैं पी प्लस पी एक्सटर्नल ए इंटू एल के जगह वी इनिशियल माइनस वी फाइनल कर लू, बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी तुम ये लिखो कि वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम। लेकिन क्या ये डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है, डिफरेंस तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू, अब फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा ये, और फाइनल माइनस इनिशियल को अपन डेल्टा वी बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और ये पॉजिटिव है, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव है। वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ जाएगा इसका, पी एक्सटर्नल तो देखो ये तो पॉजिटिव है ना, डेल्टा वी क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, छोटा माइनस बड़ा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा ओवरऑल टर्म को। लेकिन मैंने कहा था वर्क डन, क्योंकि सराउंडिंग्स वर्क डन कर रहा है सिस्टम पे, तो वर्क डन कन्वेंशनली एज पर आईयूपैक कन्वेंशन वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव है, ओवरऑल टर्म को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस साइन लगा दिया मैंने, तो अब ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आ गया, दिस ओवरऑल इज पॉजिटिव, ठीक है। बात क्लियर हो गया होगा, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिख दी है,
दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही चीज इन्होंने भी लिखी है, ठीक है ना, या फिर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, जो कि मैंने इधर समझाया आप लोगों को, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है, लेट्स सी। अब आगे क्या है, नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वेंशनल साइन फॉर डब्ल्यू विच विल बी पॉजिटिव, है कि नहीं, और पॉजिटिव क्यों हुआ उसका भी एक्सप्लेनेशन है। इट इंडिकेट्स दैट इन अ केस ऑफ कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग्स वर्क डन कर रहा है सिस्टम पे, तब वो चीज कंप्रेस होगा। इफ सराउंडिंग इज डूइंग अ पॉजिटिव वर्क ऑन अ सिस्टम देन इट विल कंप्रेस। If system is doing work on the surroundings, then it will expand. System will expand. ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हर केस में तुमको जो फॉर्मूला लगाना है, देखो पहला केस, वर्क इज डन ऑन सिस्टम, सराउंडिंग डज वर्क ऑन सिस्टम, सराउंडिंग डज वर्क ऑन द सिस्टम, राइट। तो क्या होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज, इट विल कॉम्प्रेस, है कि नहीं। क्योंकि सराउंडिंग क्यों कर पा रहा है वर्क डन यार, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है, जो पी एक्सटर्नल है, वो पी इंटरनल से बड़ा है। पी एक्सटर्नल जो सराउंडिंग का है दैट इज ग्रेटर देन पी इंटरनल, इसलिए वो वर्क डन कर पा रहा है। बाद में जब पिस्टन जब ये मूव करेगा तो पिस्टन मूव करके कुछ यहां तक आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, हियर वॉल्यूम विल डिक्रीज, बट क्योंकि सराउंडिंग वर्क डन कर रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव कब है, कंप्रेशन के केस में, जब कंप्रेस हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या रहेगा, पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन, जो कि यहां पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि डेल्टा वी जो है इसमें नेगेटिव था, ठीक है। दूसरा केस, केस नंबर 2, एक्सपांशन केस, एक्सपांशन केस, जैसे कि यह है, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। अब इसमें क्या है, ये पी इंटरनल है, ये पी एक्सटर्नल है। अब इस केस में क्या होगा, एक्सपांशन के केस में पी इंटरनल इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। अब क्या होगा, ये एक्सपांड करेगा, ठीक है, और फाइनली ये ऐसा कुछ बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तब इस केस में क्या हुआ, जो ये जो है ये V फाइनल हो गया, फाइनल वॉल्यूम, और इतना जो था ये V इनिशियल हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अभी किसने काम किया, वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, या फिर तुम ऐसा बोल दो दैट नेगेटिव वर्क इज डन बाय सराउंडिंग्स ऑन सिस्टम, दिस इज इक्वल टू, ये है दिस वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, और नेगेटिव वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, ठीक है। अगेन अगर नेगेटिव वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये कितना, प्रेशर पी एक्सटर्नल ले लो, हम सराउंडिंग्स का नेगेटिव वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, वी फाइनल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, बड़ा माइनस छोटा। लेकिन ये तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए था, नेगेटिव वर्क डन होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो गया, और एक्सटर्नल प्रेशर भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है,
इसको कंपनसेट करने के लिए ओवरऑल टर्म नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज इस केस में अब सिस्टम सराउंडिंग्स पे वर्क कर रहा है, तो आईयूपैक कन्वेंशन के हिसाब से क्या होता है, वो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन लगा देंगे। तो सारे केस में चाहे एक्सपांड कर रहा है चाहे कॉन्टैक्ट कर रहा है, हम यही देख रहे हैं दैट वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आ रहा है, चाहे वो एक्सपांड कर रहा है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो एक्सपांड कर रहा है, इसका मतलब ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव है, ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग्स, दैट्स व्हाई ओवरऑल इट शुड बी नेगेटिव। अगर तो सराउंडिंग्स इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तो ये वॉल्यूम घटेगा, तो छोटा माइनस बड़ा ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है ही, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग्स इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन शुड बी पॉजिटिव, तो ओवरऑल इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। तो चाहे तुम सिस्टम सराउंडिंग्स पे वर्क करे चाहे सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे, वर्क डन का यही फॉर्मूला है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये तो मैंने तब का केस बता दिया। दिस केस आई हैव टोल्ड व्हेन, जब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि थ्रू आउट जब वॉल्यूम कम हो रहा है, देखते जाना, जब वॉल्यूम कम हो रहा है थ्रू आउट, तब थ्रू आउट आउट एंड आउट जो प्रेशर है, जो बाहर का जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द इंटरनल, दैट इज इक्वल, दैट इज सेम। ठीक है, दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, जैसे 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 कम होते जाएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होते जाएगा, वैसे वैसे जो जस्ट बाहर का जो प्रेशर है वो थोड़ा 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 बढ़ते जाएगा। मतलब प्रेशर विल नेवर बी द सेम, द एक्सटर्नल प्रेशर इज नेवर बी द सेम इन द एंटायर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। ठीक है, उस चीज को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी। इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन, प्रेशर एक्सटर्नल जो आ रहा है ना वो कांस्टेंट नहीं दिखा रहा है, जो कि ठीक बात है, प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर का जो प्रेशर, जैसे ये अंदर की तरफ जब जा रहा है, ठीक है, जब अंदर की तरफ जब ये जा रहा है, ठीक है, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसा केस मान लीजिए कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वो भी वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तब उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट इमेजिन आई हैव रिटन डाउन दिस फॉर्मूला, देन पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट होना पड़ेगा ना, अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो। अगर वर्क डन मुझे निकालना है तो पी एक्सटर्नल को फिक्स करना पड़ेगा ना मुझे। लेकिन ऐसा केस अज्यूम करो कि बाहर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, तब क्या होगा? तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा? नो। तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तब ऐसे केस में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कब करते थे हम लोग? जब जो एक वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे कि ये p इंटू डेल्टा वी ले लिया अपन ने। ठीक है, मान लो ये जो p है ये टाइम के साथ, ये वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा है, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, तब हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते थे, तब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, डेल्टा वी की जगह dv लिख देंगे, इनफाइनाइटसिमल वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऐसा लिख देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ p into dv, where dv is infinitely small volume element। यही करना था। अब ये p एक्सटर्नल, ये कौन से केस में लगाएंगे? when p एक्सटर्नल is not constant and changes with volume and time, and changes with time। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा अभी? ठीक है, ऐसे केस में ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो फॉर्मूला आ गया अपन के पास, पहला ये, दूसरा ये। कब लगाना है ये भी मालूम है। जिस केस में एक्सटर्नल प्रेशर पूरे थ्रू आउट प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन फिक्स है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स है तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स नहीं है, ठीक है, और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यही चीज वो आगे समझाएगा, देख लो। ठीक है, आगे इसी चीज को समझा रहे हैं ये। इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन,
बट चेंजेस इन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। पहली बात तो पहला केस है कि इनफाइनाइट स्टेप्स में नहीं हो रहा, पहला केस है कि फाइनाइट स्टेप्स में चेंज हो रहा है, जैसे पहले इतना था फिर इतना हो गया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे। इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम जब कर रहे थे ना अपन, तब प्रेशर चेंज हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। तब उस केस में क्या आ रहा है, देन ऑल द स्टेप्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सबको सम करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो इस यहां से यहां तक जो वॉल्यूम जब कम हो रहा है, यहां से यहां वॉल्यूम तक प्रेशर इतना था, P1 था, तो कितना हो जाएगा P1 इंटू इतना वॉल्यूम जितना ये कम हुआ, V1 ले लो, चेंज इन वॉल्यूम को। उसके बाद फिर जब यहां से यहां तक जो वॉल्यूम कम हुआ, इसमें प्रेशर P2 था, तो उसमें ऐड कर दो P2 इंटू V2, जितना भी वॉल्यूम कम हुआ उतना। फिर जब यहां से यहां तक जब गए तो प्रेशर P3 था, तो फिर ऐड करो उसमें प्लस P3 V3। उसी तरीके से ऐसे ऐसे ऐड कर करके, अगर मान लो फाइनाइट स्टेप्स है, फाइनाइट प्रेशर चेंज हो रहे हैं, कितने यहाँ पे कितना बार प्रेशर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही बार प्रेशर एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में सबको सम कर दो, ऐड कर दो, जो ये वाला फॉर्मूला बता रहा है, P डेल्टा V, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया P1 और ये डेल्टा V1, ये आ गया P2 डेल्टा V2, ये डेल्टा V3, ये P3, ये P4, ये डेल्टा V4, ये डेल्टा V5, P5। तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ P1 डेल्टा V1 प्लस P2 डेल्टा V2 प्लस P3 डेल्टा V3 प्लस P4 डेल्टा V4 प्लस P5 डेल्टा V5, ऐसे करते हैं। ये फाइनाइट स्टेप्स के केस में होगा, ठीक है। दूसरा केस कंसीडर करते हैं, if the pressure is not constant but changes during the process such that it is always infinitesimally greater than the pressure of the gas, ठीक है। मतलब कि जो है तुम्हारा जो प्रेशर ऑफ द गैस है, ठीक है, एट एवरी स्टेप P external is changing such that in every step, ठीक है, P external is equal to P internal, जो गैस का प्रेशर था, गैस वाला, प्लस dP। ये dP क्या है, इनफाइनाइटसिमल प्रेशर। बहुत ही छोटा डिफरेंस रहेगा, लेकिन हर एक स्टेप पे रहेगा, ऐसा वो बोल रहा है, ऐसा केस कंसीडर करने बोल रहा है। का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो इतना वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम था, तब प्रेशर मान लो P इंटरनल कुछ था, अब जैसे धीरे धीरे सॉरी ये वाला केस था ना, जैसे धीरे धीरे इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है वैसे वैसे इसका, जैसे मान लो यहां से यहां आ गया, अब इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ गया ना, तो अब एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ गया उसके साथ साथ, जैसे इंटरनल प्रेशर बढ़ गया तो एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ गया। उसके बाद फिर ये अंदर आया, फिर इंटरनल प्रेशर फिर बढ़ा, फिर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, फिर इंटरनल प्रेशर बढ़ा, फिर एक्सटर्नल बढ़ गया, और हर एक स्टेप पर तो ऐसे बढ़ रहा है एक्सटर्नल प्रेशर सच दैट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर जो भी है उस स्पेसिफिक वॉल्यूम पर प्लस DP इनफाइनाइटसिमल प्रेशर। ऐसा अगर केस आ गया तो इस केस में अपन क्या करते हैं, ठीक है, देन एट ईच स्टेज ऑफ कंप्रेशन द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय एन इनफाइनाइटसिमल वॉल्यूम dV, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा कि हर एक स्टेप हम छोटे छोटे स्टेप्स देखेंगे, जैसे यहां से यहां, तो इसमें कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम चेंज हुआ डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V को अब dV बोल सकते हैं कि नहीं, इनफाइनाइटसिमल डेल्टा V इज इक्वल टू dV। इनफाइनाइटसिमल चेंज ऑफ वॉल्यूम को हम लोग dV बोल सकते हैं, ये तो पता ही है, यही कैलकुलस का बेसिक है, ठीक है। ये वही चीज इसमें कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब क्या, इन सच ए केस वी कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल dV, इनिशियल से फाइनल, कहां से कहां तक, जैसे ये ग्राफ है, इनिशियल वॉल्यूम कहां पे था, इतना था, फाइनल वॉल्यूम कहां पे था, इतना था, ठीक है। अपन ने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, बताया था काइनेमेटिक्स में, एरिया कैलकुलेट करना, तो इसका बेसिकली अपन एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, P एक्सटर्नल इंटू dV, ठीक है। कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक, तो लिख लू मैं, यही चीज लिखे थे अपन, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, एंड दिस P एक्सटर्नल इज चेंजिंग विथ वॉल्यूम, ओके, it is changing with volume such that at every point, at every volume, it will be a bit greater than internal pressure, and this is not fixed, this is
not fixed and it will change with volume. ओके अच्छा, क्योंकि इनफाइनाइट सिमल एलिमेंट किसका लिए अपन, वॉल्यूम का लिए हैं, तो जो तुम्हारा इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो अपर और लोअर लिमिट होगा वो वॉल्यूम का रहेगा. इसका लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, जो इनिशियल वॉल्यूम था वी इनिशियल. अपर लिमिट क्या आ जाएगा, जो फाइनल वॉल्यूम था वी फाइनल. ये फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला है वर्क डन का. इन दैट केस वेयर प्रेशर इज ऑल्सो चेंजिंग विथ वॉल्यूम such that external pressure is always a bit more than the internal pressure जब वो जा रहा है. ठीक है, इस केस में ऐसा है. और इसी को हम लोगों ने जो फॉर्मूला जब बनाया है, इसमें बेसिकली क्या है, एरिया ही निकाल रहे हैं हम लोग इस ग्राफ का. जैसे कि प्रेशर जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम के साथ, चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम, जैसे इन्होंने बना लिया, ऐसा ग्राफ बनाया. अब वी फाइनल से वी इनिशियल तक मेरे को टोटल इसको निकालना था, तो इंटीग्रेट कर लिया, मतलब एरिया निकाला बेसिकली, और क्या किया. ठीक है, दिस एरिया विल गिव यू द वर्क डन. दिस एरिया विल गिव यू द वर्क डन एज वी नो दैट. ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया निकालना. इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिपीटेड समेशन. तो रिपीटेड समेशन ही तो कर रहे हो तुम. ये क्या कर रहे हो, डेल्टा V1 इंटू P1. P1 मतलब इसके एरिया को तो निकाल रहे थे यार. ये क्या, इसका एरिया P1 डेल्टा V1 था. ठीक है, फिर P2 डेल्टा V इसका एरिया निकाल रहे थे, फिर इसका एरिया निकाल रहे थे, फिर इसका P4 इंटू डेल्टा V4 मल्टीप्लाई करके फिर इसका एरिया निकाल रहे थे. अब ऐसा मान लो कि इनफाइनाइट प्रोसेसेस ऐसे आ गए जिसमें बहुत छोटे 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 चेंजेस हैं, तब ये इस टाइप का कर्व बन जाएगा. ऐसा कर्व ना बन करके इस टाइप का बन जाएगा. अब एरिया निकालना पड़ेगा, तब तो तुमको बार बार कितनी बार इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना. इनफाइनाइट टाइम्स एडिशन का मतलब इंटीग्रेशन होता है. दोनों केस में निकाल वही रहे हो तुम, प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, एरिया निकाल रहे हो कर्व का, और यही वर्क डन का फॉर्मूला है. ठीक है, आई होप दैट कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, ठीक है. हायर प्रेशर एक्सटर्नल एट ईच स्टेज इज इक्वल टू P in plus dP and in the case of compression. ठीक है, in the expansion process under similar conditions the external pressure is always less than the pressure of system by an infinitesimal amount. जब एक्सपांशन होगा तो दूसरा हो जाएगा. अब एक्सपांशन होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन. अब एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, इनिशियली जैसे ये था सिस्टम तुम्हारा, फिर क्या हो गया, एक्सपांड होकर के ऐसा हो गया, है ना. तो ये V इनिशियल था, V फाइनल हो गया. तो इस केस में क्या होता है, एक्सपांड होगा ही. क्यों, क्योंकि इंटरनल प्रेशर जो है वो बड़ा है, P इंटरनल जो है वो बड़ा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तभी तो एक्सपांड होगा ना. हायर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा सिस्टम. ठीक है, तो हियर P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस dP. अब P इंटरनल बड़ा होगा, और ऐसा मैं लिखूं कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस dP. फिर dP इज इनफाइनाइटेसिमल प्रेशर एलिमेंट. बहुत ही स्मॉल प्रेशर डिफरेंस है dP, इनफाइनाइटली स्मॉल, इसलिए dP लगा दिया, नहीं तो डेल्टा P लिखता मैं. ठीक है, ये एक्सपांशन में हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, जब ये कंप्रेशन हो रहा था तब P एक्सटर्नल इज P इंटरनल प्लस dP. एक्सपांशन में P एक्सटर्नल इज P इंटरनल माइनस dP. ठीक है, तभी ना एक्सपांड करेगा. अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो एक्सपांड करेगा वो. ठीक है, सच प्रोसेसेस आर नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल क्यों, क्योंकि अगर जैसे एक्सपांड कर रहा है, मान लो ज्यादा एक्सपांड कर गया, तो उसका फिर अब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, इंटरनल ज्यादा हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है. तो ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. दो टाइप के प्रोसेस पढ़ेंगे अभी हम लोग. एक पढ़ेंगे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस वी विल बी स्टडिंग. वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, अदर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल if a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change. जैसे कि अब ये एक्सपांड कर रहा है, फिर हो सकता है कि इनफाइनाइट अमाउंट से ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस भी हो सकता है, तब वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा. एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस समझ लो कि ऐसे प्रोसेस जो है ये रिवर्स कर सकता है, तो रिवर्सिबल है. ठीक है, a reversible process proceeds infinitely slowly by a series of equilibrium states
such that system and the surroundings are always in nearly equilibrium with each other. ठीक है, system and surroundings are always in equilibrium with each other. ठीक है, बहुत स्लो होगा ये जो प्रोसेस है एक्सपांशन का, जो आपका एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, इट विल ऑकर इनफाइनाइटली स्लोली सच दैट एट एवरी पॉइंट, जैसे यहां से यहां आ गया तो अभी भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा, यहां से यहां आ गया अभी भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, अभी भी इक्विलिब्रियम पर होगा, अभी भी इक्विलिब्रियम पर होगा। ऐसे ऐसे करके बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ये फाइनल से इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम पर जाता है, या फिर फाइनल से इनिशियल वॉल्यूम पर जाता है, जैसा भी है जो भी है रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। और हर एक स्टेज पर, हर एक छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स पर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्रोसेसेस अदर देन द रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे? विच इज नॉट रिवर्सिबल, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक बार हो गया तो हो गया, इट कैन नॉट गो बैक। ठीक है, तो दो ही टाइप के प्रोसेस पॉसिबल है, वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, अदर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। In chemistry, we face problems that can be solved if we relate the work term to the internal pressure of the system. ठीक है, वर्क डन को अगर हम लोग इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम से अगर हम रिलेट कर सकते हैं तो वो ज्यादा इजी रहता है। अभी तक जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, ये देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? पी एक्सटर्नल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? पी एक्सटर्नल। अब इन्होंने बोला है कि केमिस्ट्री थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी अगर मैं पी एक्सटर्नल को ना कंसिडर करके पी इंटरनल को कंसिडर कर लूं। ठीक है, यदि मैं पी इंटरनल को कंसिडर करूं तब क्या होगा ये? ठीक है, तब देखते हैं क्या होगा। तब इसके जगह अगर मेरे को करना है, ठीक है, देखो, कंप्रेशन का ही केस कंसिडर करते हैं अपन। कंप्रेशन के केस में क्या हो रहा था? इनिशियली ऐसा कुछ था, पी इंटरनल इधर था, पी एक्सटर्नल ज्यादा था। ठीक है, और पी एक्सटर्नल कितना ज्यादा था हर एक स्टेप पर? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डीपी, इतना ज्यादा था। फिर ये अंदर की तरफ कंप्रेस हुआ, फाइनली ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। दिस इज द कंप्रेशन केस दैट वी वर स्टडीइंग अबाउट, राइट। इसमें वर्क डन का क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल की जगह ये रख दूं, पी इंटरनल प्लस डीपी, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल की जगह रखो पी एक्सटर्नल प्लस डीपी इंटू डीवी। ठीक है, अब खोल दो तो ये आ जाएगा, पी इंटरनल है ना, ये पी इंटरनल प्लस डीपी। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल के बीच में। तो पी एक्सटर्नल के जगह, इस चीज के जगह मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब इसको खोलो तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटरनल इंटू डीवी प्लस, अब ये प्लस, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इंटू डीवी। ऐसा कुछ आ जाएगा कि नहीं? अब ये dp इंटू डीवी क्या है? ये इन्फिनेटली स्मॉल है, dp जो है इन्फिनेटली स्मॉल प्रेशर है, dv क्या है? इन्फिनेटली स्मॉल वॉल्यूम है। दोनों इन्फिनेटली स्मॉल चीजों को, बहुत ही छोटी छोटी वॉल्यूम और प्रेशर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल नियरली बी इक्वल टू जीरो और नॉट। ये पूरा टर्म जो है, दिस विल बी नियरली इक्वल टू जीरो, क्योंकि dp जो है इट इज इन्फिनेटली स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, dv क्या है? दिस इज इन्फिनेटली स्मॉल वॉल्यूम डिफरेंस। तो दो इन्फिनेटली स्मॉल को मल्टीप्लाई करोगे तब तो बहुत ही इन्फिनेटली का भी इन्फिनेटली स्मॉल कर रहे हो तुम तो ये तो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। दिस कैन बी इग्नोर्ड। नो, दिस विल बी नियरली इक्वल टू माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी। ऐसे अप्रोक्सीमेशन से अपन ने वर्क डन पी एक्सटर्नल की जगह इंटरनल पी इंटरनल ले लिया अपन ने, ये कर दिया। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, ठीक है, एग्जैक्टली वही था पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट करके माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले केस में ले रहा हूं, वो ज्यादा इजी है। मतलब अगर तुमको वो वाला करना था, वो वाले में क्या हो रहा था, उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, तो इसके जगह उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, इसमें डेल्टा वी था, और डेल्टा वी डीवी नहीं है, दिस इज नॉट डीवी। डीवी इज इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम डिफरेंस, और डेल्टा वी थोड़ा सा वॉल्यूम डिफरेंस है, बहुत ही कम, ज्यादा नहीं।
ठीक है, मतलब डेल्टा वी जो है ये दिस इज बिगर कंपेयर टू डीवी. डीवी इज इन्फाइनाइटली स्मॉल. ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल. ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ दिस इंटीग्रेशन वाला डीवी, क्योंकि यहाँ पे दो इन्फाइनाइटली स्मॉल आ गया ना, डीपी इंटू डीवी, तभी ये जीरो हो रहा है, तभी इसको निगलेक्ट कर रहे हैं अपन. ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला के केस में आएगा जहां पे प्रेशर हर एक स्टेप पर चेंज हो रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर आपका. ठीक है, तब ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए. तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेसेस पी इंटरनल इंटू डीवी. अच्छा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है पहली बात तो. और कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम से लेकर के फाइनल वॉल्यूम तक. ठीक है, यही चीज लिख दिया है इन्होंने यहाँ पे भी. ठीक है, अब इंटरनल वॉल्यूम इंटरनल प्रेशर के बारे में बात चल रहा है. ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल प्रेशर. अब ये सिस्टम का प्रेशर है. ठीक है, सिस्टम का प्रेशर है तो सिस्टम का भी वॉल्यूम और टेम्परेचर भी होगा. अगर सिस्टम का फॉर सिस्टम इसका प्रेशर कितना है? पी इंटरनल. तो इसका वॉल्यूम को वी ले लो, टेम्परेचर को टी ले लो इस सिस्टम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को एन ले लो, नंबर ऑफ मोल्स जो गैस है सिस्टम के अंदर उसको एन ले लो, है ना. और मान लो कि सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं. ठीक है, इसी फॉर्मूला में, ठीक है, कंसीडर सिस्टम हैज प्रेशर कितना है इसका? पी इंटरनल. वॉल्यूम कितना है? वी. ठीक है, टेम्परेचर कितना है? टी. नंबर ऑफ मोल्स कितना है? एन. मोल्स ऑफ आइडियल गैस. आइडियल गैस है सिस्टम के अंदर. ठीक है, ये सिस्टम है. ठीक है, तो अब क्या होगा? अब हम फॉर्मूला लगाएंगे आगे. ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग? पीवी फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. तो पी इंटरनल कितना हो जाएगा? ये एनआरटी बाय वी हो जाएगा कि नहीं? पी इंटरनल जो है फॉर्मूला से आइडियल गैस था इसमें, तो एनआरटी बाय वी हो जाएगा कि नहीं? इक्वेशन 2, इक्वेशन 1. ठीक है, दो इक्वेशंस दिख रहे हैं अपने को. दो इक्वेशंस दिख रहे हैं. पी इंटरनल के जगह अगर मैं एनआरटी बाय वी डाल दूं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में है. ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटरनल इंटू डीवी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी इंटरनल की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? एनआरटी बाय वी इंटू डीवी. ठीक है, तो इसमें क्या चीज चेंज हो सकती है? ऑफ कोर्स वॉल्यूम चेंज हो रहा था हर एक स्टेप में. ठीक है, मान लो अगर टेम्परेचर को मैंने फिक्स कर दिया, अभी मान लो कि टेम्परेचर अगर मैंने फिक्स कर दिया तो एनआरटी को मैं बाहर फेंक सकता हूं कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स हैं गैस के. अगर टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इफ टेम्परेचर इज फिक्स देन दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट. इन तीनों टर्म को मैं बाहर फेंक सकता हूं, कांस्टेंट टर्म को. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, if in above case temperature is equal to fixed, number of moles of gas inside system already fixed. और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. तो अगर तुम इफ इन अबव केस टेम्परेचर को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो इसको आपने क्या बना दिया? रिवर्सिबल प्रोसेस तो था ही, अब आइसोथर्मल प्रोसेस बन गया. टेम्परेचर को फिक्स करने का मतलब है आपने एक ही टेम्परेचर पर मेजर करना है, तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि फिक्स टेम्परेचर पर चल रहा है, आइसोथर्म. ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया आपने.
तो ये चीज तो फिक्स ही थी, ये भी फिक्स था, अब टेम्परेचर को भी आपने फिक्स कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन nRT बाय v इंटू डी। अब ये पूरा टर्म फिक्स है तो इसको आप बाहर फेंक सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय v। कहां से कहां तक है, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक। ये वर्क डन है, ठीक है, ये वर्क डन है। तो तुमको पता है dv अपॉन v को अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, ln x, और डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है, d ln x अपॉन dx कितना आता था, 1 अपॉन x। तो ये तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, ठीक है। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो 1 अपॉन dv dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln v। तो ये आ जाएगा माइनस nRT ln v, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम लेना है तो ये कितना आ जाएगा, पहला लिखेंगे आप माइनस nRT ln, अब आप फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे अपर लिमिट, ठीक है, फिर माइनस nRT, ठीक है। सॉरी, इसमें माइनस को तो माइनस nRT को तो तुम फिक्स ही लिख लो ना, माइनस nRT को फिक्स कर दो। अब करोगे, नाउ यू विल रिप्लेस ln v बाय इट्स अपर लिमिट vf माइनस ln, अब लोअर लिमिट डाल दो vi, ठीक है, ln vf माइनस vi आ गया, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस nRT ln, दो चीजों का अगर सेम मतलब बेस रहता है, मान लो ln a माइनस ln b, तो दोनों का बेस तो सेम है, नेचुरल लॉग है, तो ये ln a अपॉन b हो जाएगा कि नहीं, ln a माइनस ln b ln a अपॉन b हो जाएगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ठीक है। अब ln को ln समथिंग ln x इज इक्वल टू 2.303 log x log टू द बेस 10x, ये फॉर्मूला ये तो मालूम ही है, ये भी log का फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसके जगह अपन कर देंगे माइनस nRT इंटू 2.303 ln के जगह अब अपन log बेस log 10 बेस वाला लग देंगे vf अपॉन vi। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 v final upon v initial. This is the work done in the case of reversible isothermal process. Reversible isothermal process, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही फॉर्मूला इधर भी है, एनसीईआरटी में भी यही चीज लिखी गई है कि नहीं, माइनस 2.3 nRT लॉग ऑफ, लॉग मतलब नेचुरल बेस 10 है, ये बेस 10 है लॉग का, ठीक है, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देख रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है कि नहीं, इसमें क्लियर कट लिखा है, एकदम एकदम क्लियर कट, दो चीजें लिखी हैं, एक तो ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, दूसरा आइसोथर्मल है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, यही मैंने भी लिखा है यहाँ पे, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। जब आइसोथर्मल नहीं होता तो टेम्परेचर ही फिक्स नहीं होता ना, टेम्परेचर फिक्स का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसीलिए तो अगर ये देखो, ये दोनों तो फिक्स हैं, ये तो गैस कांस्टेंट ही है, ये नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे, मैटर कांस्टेंट है, इसमें क्लोज सिस्टम है, ठीक है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर हो सकता था चेंज कर सकता था, तब तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहता, लेकिन मैंने आइसोथर्मल लेकर के इसको भी फिक्स कर दिया, तब जो जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको तो फॉर्मूला ही है कि उसको इंटीग्रेशन से बाहर ही रखना है, रख दिया बाहर, तब जाकर के ये फॉर्मूला ऐसे आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी तुमको रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है, उठा करके डाल देना बस। सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम, सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुमको टेम्परेचर दिया रहेगा, तुमको नंबर ऑफ मोल्स दिए रहेंगे, बस इस फॉर्मूला को डालो, आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वर्क डन, वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम इज दिस, दिस इज द फाइनल आंसर, ऐसे ही आंसर आ जाएगा,
ठीक है। अब तुम लोग ये बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला एक और ये भी तो था, पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन। ये भी तो सर कोई फॉर्मूला था। हाँ, ये तब होगा जब ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, जब ये हर एक स्टेप पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। हर एक स्टेप पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है मतलब ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल तब होता था कि हर एक स्टेप पर इक्विलिब्रियम है, यहां से यहां गया तब इक्विलिब्रियम है, यहां से यहां आया तब इक्विलिब्रियम है। पिस्टन मान लो, इसको पिस्टन समझ लो, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हर एक स्टेप पर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डीपी। हर एक स्टेप पर पी इंटरनल चेंज हो रहा है और एक्सटर्नल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, सच दैट पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डीपी। और हर एक स्टेज पर, हर एक इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स पर, ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तब ये इंटीग्रेशन लगा रहे थे अपन। अदरवाइज इरिवर्सिबल के केस में ये फॉर्मूला लगेगा, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। विल स्टडी दिस। दिस इज इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल। ये तब आ जाएगा जब ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, इरिवर्सिबल। क्योंकि इरिवर्सिबल के केस में अब आप इंटीग्रेशन नहीं लगा पाएंगे, वो इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस नहीं हो पाएगा और हर एक स्टेज पर आप प्रेशर चेंज को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उसी को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बस थोड़ा यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक होगी, एग्जाम्पल 2.6.2 तक होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। तो अब अपन पढ़ेंगे फ्री एक्सपांशन। ठीक है, अब फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या होगा, फ्री एक्सपांशन। ठीक है, नाउ वी आर स्टडिंग फ्री एक्सपांशन। और इसमें क्या होता है, एक्सपांशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम को बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। चलिए देखते हैं, लेट्स सी फ्री एक्सपांशन। यही है सिलिंड्रिकल प्लस, यह है तुम्हारा पिस्टन यहाँ पे। इसका मान लो पी इंटरनल कुछ प्रेशर था, ये वैक्यूम में है भाई, बाहर में वैक्यूम है, जो तुम्हारा सराउंडिंग्स है वो वैक्यूम है, तो पी एक्सटर्नल 0 है। तो जब भी एक्सपांशन हो रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि अब पी इंटरनल जो है ना, पी इंटरनल इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, है ना। पी इंटरनल कुछ नॉन जीरो प्रेशर है, 0 से बड़ा है, और पी एक्सटर्नल तुम्हारा वैक्यूम है तो 0 है। ठीक है, देयरफॉर इट विल एक्सपांड। अब हाइयर से लोअर प्रेशर, हाइयर इधर है लोअर इधर है, तो एक्सपांड करेगा। नो, इट विल एक्सपांड। ठीक है, इट विल एक्सपैंड। तो ये किस में कर रहा है, अंडर द कंडीशंस ऑफ वैक्यूम वेयर एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, इसलिए इसका नाम है फ्री एक्सपांशन। ठीक है, अब क्या होता है फ्री एक्सपांशन में, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और वेदर इट इज इरिवर्सिबल। काहे, क्यों, क्यों रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस का स्टार्टिंग क्या था, क्या था, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। स्टार्टिंग तो यही था वर्क डन का। अब इसमें पी एक्सटर्नल कितना है, 0 है, तो ये आ जाएगा माइनस 0 डीवी। तो ये तो 0 हो गया ना। नो वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन, चाहे ये रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन मतलब वैक्यूम में एक्सपांशन हो रहा है, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों केस में, चाहे ये रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल है। ऊपर में जो फॉर्मूला लगाया था मैंने, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल का केस था। अभी मैं फ्री एक्सपांशन की बात कर रहा हूं, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, चाहे ये रिवर्सिबल प्रोसेस में चाहे इरिवर्सिबल में, क्योंकि शुरुआत इसी फॉर्मूले से होगी, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, या फिर ये वाला भी फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब जब भाई जब पी एक्सटर्नल 0 है तो ये तो 0 ही आएगा, चाहे रिवर्सिबल ले लो चाहे इरिवर्सिबल ले लो, कुछ भी ले लो तुम, पी एक्सटर्नल तो 0 ही है। तो जो चीज 0 इंटू डेल्टा वी या 0 इंटू डीवी जो भी लोगे तुम, है होगा तो 0 ही वैल्यू, वही चीज बोल रहा है ये। ठीक है, नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन इन अ नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस। अब इक्वेशन 6.1 एग्जैक्टली क्या था, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जस्ट इक्वेशन 6.1 अगर तुम देखोगे, ये वाला था, तुम्हें दिखा देता हूं, ये था, याद आ गया। इंटरनल एनर्जी इज द मिक्सचर ऑफ, क्यों, पहले मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस देखा, तब उसमें सिर्फ वर्क डन हो रहा था। फिर मैंने क्या देखा कि थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स में सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा था।
अब एक क्लोज सिस्टम लिया जिसमें कि वर्क डन भी हो रहा है और हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी सम ऑफ बोथ। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इक्वेशन 6.1 क्या था? इक्वेशन 6.1 was the change in internal energy is due to work done as well as heat transfer. Both वर्क डन और हीट ट्रांसफर दोनों के वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है क्लोज्ड सिस्टम में, जहां पे मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा बट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राइट। तो यहां देखते हैं अब अपन। ठीक है, इफ अ प्रोसेस, अब इसमें अगर हम लोग लिखेंगे नाउ वी कैन राइट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस। तो वर्क डन, लेट अस सब्स्टिट्यूट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इन दिस इक्वेशन। अब फ्री एक्सपांशन को तुम छोड़ दो, अब आगे चलते हैं। इसमें जो डेल्टा यू जो मैंने दिखाया था, डेल्टा यू, इसमें क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी प्लस क्यू लिख सकता हूं मैं। वर्क डन का तो यही फॉर्मूला था, अभी तक तो वही देख रहे थे हम अपन। ठीक है, अब वो इंटीग्रेशन और वो चीज बाद में होंगी। इंटीग्रेशन तब होगा जब ये फिक्स नहीं है। ठीक है, उसको अभी छोड़ देता है। बेसिक जो फॉर्मूला ये तो यही है ना, बेसिक फॉर्मूला तो इसका यही है। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसके बाद Q माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख दिया। इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब मान लो इसी फॉर्मूला में, ठीक है, इफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इफ प्रोसेस कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा। अब ये वो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस नहीं है। एक्सपांशन भूल जाओ, एक्सपांशन जो था बस यहीं तक था, अभी ये बस यहीं तक था। ठीक है, फ्री एक्सपांशन इतना ही तक था। अब इसके बाद में अपन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पढ़ रहे हैं यहां से। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो भी प्रोसेस हो रहा है, मतलब एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने घटने का या हीट ट्रांसफर का जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी तो जीरो हो गया। चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं सकता ना, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। अब जो मतलब कि जो पिस्टन है वो, उसको तुमने मूव ही नहीं करने दे रहे, वो पिस्टन फिक्स है, वो नहीं मूव कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी चेंज हो सकता है, हीट एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से ही तुम्हारा जो है, तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। वही एडियाबैटिक, उसमें एडियाबैटिक में वर्क डन हो रहा था। ये वो वाला समझ लो तुम, जिसमें कि थर्मली कंडक्टिंग बॉल्स है, वर्क डन नहीं होने दे रहा है, ये वर्क डन नहीं होने दे रहा है, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है। तो इसमें सिर्फ हीट के ट्रांसफर से ही तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो इस वाले फॉर्मूला में डेल्टा यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी माइनस पी एक्सटर्नल, डेल्टा वी तो जीरो हो गया, इंटू जीरो प्लस क्यू। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? क्यू के बराबर हो जाएगा। और क्यू, इसको क्यू को क्यू वी लिख देते हैं अपन, मतलब दिस इज क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यही चीज लिखा है। क्यू वी डिनोट्स दैट हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्यू वी डिनोट्स, ठीक है, क्यू वी डिनोट्स, ये क्यू के बराबर आ जाएगा, जिसको हमने क्यू वी ले लिया। लेट कि दिस क्यू वी डिनोट्स मींस हीट ट्रांसफर्ड एज, हीट इज ट्रांसफर्ड from system to surroundings or from surroundings to system at constant volume, constant volume, constant volume। ठीक है, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, इसीलिए क्यू की जगह क्यू वी लिख दिया मैंने। क्यू वी, क्यू वी मतलब वी बार बार तुमको ये दिखाएगा कि बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है जब भी ये पी डेल्टा वी वाला टर्म जीरो आ गया, कहे कि डेल्टा वी तो जीरो हो जाएगा ना। फॉर्मूला तो ये था तुम्हारा, फॉर्मूला इनिशियली 6.1 क्या था? ये था। वर्क डन की जगह ये लिख दिया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है तो चेंज हो नहीं सकता वॉल्यूम, तो ये जीरो हो गया। तो डेल्टा यू क्यू के बराबर आ जाएगा, इसको हमने क्यू वी लिख दिया। क्यू वी का मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको सिग्निफाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब, आइसोथर्मल मतलब क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर, याद आ गया। और फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन मतलब जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वेयर एक्सटर्नल प्रेशर आ गया, वो चीज याद आ रही होगी। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कुछ डिस्क्रिपेंसी है, बट जितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग इस वाले टर्म से, उतना अंडरस्टैंड करके चलेंगे, क्योंकि काफी चीजें इसमें एनोमलस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, वर्क डन इज जीरो बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम। वैक्यूम में जब हो रहा था
वैक्यूम में अगर तुम एक्सपांशन कर रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस को एक्सपांड कर रहे हैं अपन इन वैक्यूम, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब तुम मालूम है कांस्टेंट टेम्परेचर है, वैक्यूम का मतलब तुमको मालूम है एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, ठीक है। बना दो, ये ऐसा बना दिया हमने, ठीक है। पी इंटरनल का ये एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा होगा, पी एक्सटर्नल 0 है क्योंकि ये वैक्यूम है, और टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब भी एक्सपांड कर रहा है तो पूरे एक्सपांशन के प्रोसेस में तुम्हारा टेम्परेचर फिक्स रह रहा है, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस 0 इंटू डेल्टा वी, तो ये 0 हो जाए क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 था, ये वही चीज बोल रहा है। ऑल्सो जूल डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट Q इज इक्वल टू 0, जूल ने डिटरमाइन किया कि ऐसे केसेस में Q की वैल्यू भी 0 होती है, ऐसे केसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया ना। जब टेम्परेचर को फिक्स कर दिया मैंने तो हीट ट्रांसफर कहां से होगा? अगर हीट ट्रांसफर हो गया तब तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाना चाहिए ना। अगर हीट यहां से निकल गया तो अंदर का टेम्परेचर घट जाना चाहिए, अगर बाहर से हीट आ गया तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नो हीट एनर्जी एक्सचेंज, नो क्यू एक्सचेंज, इसका मतलब है देयरफॉर क्यू भी 0 है। अब टेम्परेचर तो फिक्स हो गया ना, अगर हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा तब तो टेम्परेचर को चेंज होना पड़ेगा, लेकिन हम हाइपोथेटिकल केस क्या ले रहे हैं कि एक्सपांशन भी कर रहे हैं और आइसोथर्मल भी है और वैक्यूम में भी है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर तो फिक्स है तो हीट एनर्जी तो चेंज होने से रहा। तो अब फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो टोटल जो डेल्टा यू आ रहा है 0। तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस। अगर ये एक्सपांड करता है, जो कि ये कर रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा इसका थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अंदर में ज्यादा प्रेशर है, बाहर में 0 प्रेशर है, तो वॉल्यूम चेंज तो होगा, थोड़ा सा एक्सपांड करके कुछ इतना आ जाएगा ये। तो डेल्टा वी तो हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, वो चीज हो रहा है। लेकिन इस केस में इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू, ये क्यू प्लस डब्ल्यू, ये 0 आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा इस सिस्टम में। जितनी इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की एक्सपांशन से पहले थी उतनी ही एक्सपांशन के बाद रहेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम। वैक्यूम मींस एक्सटर्नल प्रेशर इज 0, isothermal means constant temperature is fixed, so heat energy exchange is 0. और ये जो हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का जो ये है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर चेंज एंड हीट एनर्जी एक्सचेंज? अगर हीट एनर्जी बाहर से अंदर सिस्टम में आया तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर सिस्टम से बाहर निकल गया हीट एनर्जी तो मेरा टेम्परेचर घट जाएगा, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर घट जाएगा। अब इस टेम्परेचर को, टेम्परेचर चेंज और हीट एनर्जी को रिलेट कौन करता है? स्पेसिफिक हीट, जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है, इस वाले तुम्हारे टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है, बट वो दैट स्पेसिफिक हीट इज द थिंग दैट रिलेट्स द चेंज इन टेम्परेचर टू द टोटल हीट एनर्जी एक्सचेंज। कितना हीट एनर्जी एक्सचेंज हुआ उसको टेम्परेचर से रिलेट कर देता है स्पेसिफिक हीट, वो एक कांस्टेंट होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टू मटेरियल। तो हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट जो होती है वो अलग अलग होगी, ठीक है। इसको हम लोग फिजिक्स में तो जरूर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में नहीं है तो फिजिक्स में तो पढ़ना ही है इसको, ठीक है। चलो अब आगे, यहां तक तो चीज खत्म हो गई भाई, ठीक है, यहां तक खत्म हो गई। अभी देखो, ये जो फ्री एक्सपांशन था ये भी यहीं तक था, और फ्री एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये भी यहीं तक है ऑफ एन आइडियल गैस। अब इसके आगे जो है ये दूसरे इक्वेशन है, ठीक है, यहां से दूसरा टर्म शुरू हो रहा है, यहां से दूसरी चीज शुरू हो रही है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, इक्वेशन
delta U is equal to Q plus W can be expressed for isothermal irreversible and reversible changes as follows. ठीक है, तो isothermal irreversible and reversible changes में इन्होंने क्या बोला. अब यहां पर थोड़ा सा एनोमलस है क्योंकि अभी जो हमने देखा वो आइसोथर्मल एक्सपांशन था, बट ये किस में था, वैक्यूम में था. तो वैक्यूम में था इसलिए पी एक्सटर्नल 0 था, इसीलिए वर्क डन 0 था. ठीक है, लेकिन अभी हो सकता है वैक्यूम का केस की बात नहीं कर रहा है, इन्होंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया. ठीक है, तो हम करेंगे, वी विल कंसिडर द केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ द चेंजेस. कौन सी, आइसोथर्मल. ठीक है, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर. दोनों चीजें हम कंसिडर करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. दोनों प्रोसेसेस देखेंगे, एक तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ठीक है, दोनों ही देखेंगे अपन, है ना. तो और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है. ठीक है, तो इसमें कैसे हो रहा है. ठीक है, फॉर्मूला तो अपने को पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, अब इन्होंने ऊपर से एक वैक्यूम वाले एक्सपांशन वाले कंसेप्ट से इन्होंने क्या निकाला कि आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम में ये वर्क डन भी 0 है और क्यू भी 0 है, इसलिए डेल्टा यू 0 है. तो इस डेल्टा यू को 0 को इन्होंने इसमें यूज कर लिया. इन्होंने अज्यूम किया है इसमें, इस पूरे कंसेप्ट में, दैट इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, चाहे इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल है, इन्होंने अज्यूम किया है कि डेल्टा यू 0 है. तो आइसोथर्मल में इन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या ले रखा है, चाहे वो रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल है, डेल्टा यू 0 है. मतलब नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ये इनका अजम्पशन है ऊपर वाले पॉइंट से, विच मेक्स नो सेंस ऑफ कोर्स. दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि एनोमलस है. ठीक है, बट हाउएवर क्योंकि दिया हुआ है तो ऐसे ही करेंगे. ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो फॉर्मूला अपने को मालूम है कि नहीं, क्यू प्लस डब्ल्यू. अब आइसोथर्मल के केस में इसको 0 से इक्वेट कर दिया है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी. द हीट ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. और वर्क डन का फॉर्मूला हमें तो मालूम है, दोनों केस में मालूम है, रिवर्सिबल में भी मालूम है, इरिवर्सिबल में भी मालूम है. मैंने रिवर्सिबल का बताया था 2.303, आइसोथर्मल का याद आया, 2.303 log 10 v फाइनल अपॉन v इनिशियल nRT, वो वाला जो लगाया था अपन ने. तो ये वही वाला फॉर्मूला आइसोथर्मल का था, देखो लिखा था मैंने ऊपर में, अगर तुम देख रहे हो तो. ये कौन सा था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल. तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन का तो तुमको पता ही है फॉर्मूला वर्क डन का. तो क्यू कितना आ जाएगा, फॉर पार्ट नंबर 1 फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल. ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू जो आ जाएगा, दिस इज माइनस डब्ल्यू, दिस इज माइनस ऑफ माइनस 2.303 nRT log 10 v फाइनल अपॉन v इनिशियल. दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2.303 nRT log 10 v फाइनल अपॉन v इनिशियल. ये हीट आ जाएगा तुम्हारा, हीट एनर्जी एक्सचेंज फॉर रिवर्सिबल प्लस आइसोथर्मल रिवर्सिबल. अब इरिवर्सिबल में क्या फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने, देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल का तो लिख दिया 2.303 nRT v फाइनल अपॉन v इनिशियल. ठीक है, अब देखेंगे जरा. ठीक है, अब देखेंगे हम लोग. ठीक है, एडियाबैटिक के लिए जरा, एडियाबैटिक, और पहले इरिवर्सिबल का देख लेते. तो इरिवर्सिबल में तो यही फॉर्मूला था, मैंने बोला था ना, इरिवर्सिबल के केस में फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में क्या हो जाएगा, फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल लिखा है ना, फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल. ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा यू तो 0 है, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू है. और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के केस में वर्क डन कितना आ रहा था, ये आ रहा था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये आता है. मैंने बोला था ना, रिवर्सिबल के केस में ये फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन इरिवर्सिबल में वो वाला जो कंसेप्ट था जो ऊपर में लगाया था इंटीग्रेशन वाला, और हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम रहता है,
और इनफाइनाइटसिमल स्टेप्स में ये डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, और हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर है कि मतलब वापस भी आ सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे पी एक्सटर्नल फिक्स रहेगा, ये पी एक्सटर्नल चेंज नहीं कर सकता है एट एवरी स्टेप। जैसे इस स्टेप से इस स्टेप में पी इंटरनल चेंज हो गया, तो पी एक्सटर्नल भी चेंज होगा सच दैट एट एवरी स्टेप पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल पी, जो कि बढ़ रहा है हर एक स्टेप में, प्लस डीपी। ठीक है, ये वो चीज नहीं है इसमें, वो कंसेप्ट इसमें नहीं रहेगा, उसमें पी एक्सटर्नल फिक्स हो जाएगा इरिवर्सिबल में। इसीलिए ये फॉर्मूला है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में? क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और ये आ जाएगा प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये तुम्हारा क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये इरिवर्सिबल और आइसोथर्मल के केस में आ जाएगा। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल देख लिया, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। लिख लो, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ऑफ कोर्स दिस इज प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये आ जाएगा तुम्हारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, इरिवर्सिबल भी है और आइसोथर्मल भी है। ठीक है, उसके बाद एडियाबैटिक चेंज के लिए, तो एडियाबैटिक का तो तुमको मालूम है, उसमें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार। थर्ड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक तो लास्ट ही क्लास में कराया था। एडियाबैटिक में क्या था? क्यू तुम्हारा 0 था, है कि नहीं? तो डेल्टा यू कितना आ रहा था? ये तुम्हारा डेल्टा यू वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक, डेल्टा यू कितना आ रहा था? क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब 0 प्लस डब्ल्यू एडियाबैटिक। देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो तुमको मालूम है कि एडियाबैटिक के केस में ऐसा मैंने एक ऐसा थर्मली इंसुलेटेड वॉल ले लिया था जिसमें कि हीट ट्रांसफर को वो अलाउ नहीं कर रहा था। सिर्फ वर्क डन करने के वजह से, जो मैं वर्क डन कर रहा हूं, सिस्टम जो वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग पे, या सराउंडिंग जो वर्क डन कर रहा है सिस्टम पे, ठीक है, उसके वजह से इंटरनल एनर्जी सिस्टम का चेंज हो रहा था। ठीक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। चाहे वर्क डन मैकेनिकल रोटेशन करो, आगे धक्का मुक्की करो, चाहे इलेक्ट्रिकली करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो सकता था, लेकिन हीट एनर्जी चेंज नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं करने दे रहा था, हीट एनर्जी को आदान प्रदान नहीं करने दे रहा था वो। इसीलिए क्यू तो 0 था, हीट एनर्जी चेंज 0 था इसमें एडियाबैटिक के केस में। ठीक है, इसीलिए डब्ल्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो गया समझ में। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक मतलब 2-3 छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। 2 लीटर्स ऑफ, पहले इनिशियली कितना है? 2 लीटर्स है, वी इनिशियल 2 लीटर्स है, ऑफ एन आइडियल गैस इनटू अ प्रेशर ऑफ, एट प्रेशर ऑफ 10 atm। ठीक है, तो पी इंटरनल कितना है? 10 atm है। एक्सपांड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम में एक्सपांड कर रहा है वो। ठीक है, तो वैक्यूम मतलब कि पी एक्सटर्नल कितना है? पी एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, अंटिल द टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स। पहले 2 लीटर था, अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो गया। ठीक है, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपांशन। ठीक है, तो भाई पहली बात तो ये बताओ कि वो वैक्यूम में एक्सपांड कर रहा था बाबू, वैक्यूम में एक्सपांड कर रहा था, तो पी एक्सटर्नल तो 0 हो गया ना उसका। वैक्यूम में एग्जाम्पल 6.2 वैक्यूम में हो रहा था, वो वैक्यूम में एक्सपांशन हो रहा था, तो पी एक्सटर्नल तो 0 हो गया। पी एक्सटर्नल 0 हो गया कि नहीं? ठीक है, और ये आइसोथर्मल है, वैक्यूम में आइसोथर्मल है, तो वैक्यूम में आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। पहली बात तो वैक्यूम में आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, वैक्यूम में हो रहा है। पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 डीवी के बराबर आ जाएगा ये, पी एक्सटर्नल क्योंकि 0 है, 0 डीवी, तो ये तो वर्क डन तो 0 आ जाएगा। और जूल ने क्या निकाला? जूल फाउंड आउट दैट डेल्टा दैट डेल्टा जो क्यू था आइसोथर्मल के केस में 0 आ जाएगा, तो वर्क डन भी 0 और हीट ट्रांसफर भी 0। देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब वर्क डन प्लस हीट ट्रांसफर 0 प्लस 0 बराबर 0। यही चीज थी कि नहीं? यही था आइसोथर्मल एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम। ठीक है,
ये सॉल्व हो गया, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, नो वर्क इज डन। ठीक है, दूसरा, कंसिडर द सेम एक्सपांशन बट दिस टाइम एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। अब एक्सटर्नल प्रेशर को तुमने कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, तो कांस्टेंट कर दिया है, तो क्या ये इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। 6.3 P एक्सटर्नल कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन तो नहीं लगा सकते, मतलब ये इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल, तो इसमें हीट कितना हो जाता है, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, कितना आ जाता है, प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, है कि नहीं, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो P एक्सटर्नल कितना आ जाता है, ठीक है, P एक्सटर्नल कितना था, इसमें कितना था P एक्सटर्नल, जिसमें 1 atm था, और डेल्टा V मतलब 2 लीटर से लेकर के 10 लीटर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो तुम्हारा आ जाएगा प्लस 1 atm इनटू फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर माइनस इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर। अब सबको तुम मीटर क्यूब में और उसमें कन्वर्ट कर लो तो वर्क डन तुमको जूल्स में मिल जाएगा, मतलब लीटर टू मीटर क्यूब तो हमको मालूम है कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 7 लीटर मतलब 7/1000 मीटर क्यूब चेंज आ रहा है, जो डेल्टा वी आ रहा है, और 1 atm तुमको मालूम है कितना होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स होता है। इन दोनों को तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको हीट एनर्जी मिल जाएगा। लीटर एटीएम यहाँ पे उन्होंने लीटर एटीएम में दे दिया, अगर तुमको उसको एसआई यूनिट जूल में करना है तो मैंने तरीका बता दिया कैसे करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, जाने से पहले, कंसिडर द एक्सपांशन गिवन इन द प्रॉब्लम 6.2 फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, इसमें एक्सपांशन तुमको निकालना है, ठीक है, 6.2 निकालना है, ठीक है, और फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1 मोल है, ठीक है, और 6.2 का ही प्रॉब्लम है एक्सपांशन गिवन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है इसमें। ठीक है, 6.4 में क्या हो रहा है, 1 मोल मतलब n तो 1 है, ठीक है, आइडियल गैस का हो रहा है, ठीक है, आइडियल गैस, और कौन सा केस है, आइसोथर्मल बट रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन है ना। और इसमें टेम्परेचर कितना दिया गया है यार, ठीक है, टेम्परेचर इन्होंने नहीं दिया है, टेम्परेचर दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, हाँ 25 डिग्री है ना टेम्परेचर, वो 6.2 का ही प्रॉब्लम बोल रहे हैं, 6.2 का ही कंडीशन है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ठीक है, आइसोथर्मल बट रिवर्सिबल एक्सपांशन। ठीक है, और टेम्परेचर भी दिया गया है, टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री, तो ये 298 केल्विन हो गया कि नहीं, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तुमको 1 आ गया है, आर का तो पता ही है 8.313 वो रहता है उसका जूल पर केल्विन मोल, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमको मालूम है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर था, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है। ठीक है, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल तो मैंने पहले ही कर लिया ना, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल 6.3 में ही कर लिया। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था ना, एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स था, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल का केस है। और इन्होंने साफ ही यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, रिवर्सिबली लिखा हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपांशन बट रिवर्सिबल दे दिया है। तो रिवर्सिबल का फॉर्मूला तो अपने को मालूम है ना, क्या रहता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू प्लस 2.303 log nRT log of log to the base 10 of V final upon V initial, रख दो सब वैल्यूज को, तो आ जाएगा 2.303, n तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 मोल है, R 8.314 है, ये 298 केल्विन है, log 10 डाल दो इसमें, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर है, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर था इंटू 10⁻³, तो दोनों को कैंसिल ही हो जाता है वैसे भी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुमको हीट मिल जाएगा, ये चेंज करने से इतना आ रहा है, लीटर एटीएम में इन्होंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अगर तुम इसको चाहते थे, इसको मैंने जैसे कि लीटर एटीएम में ना करके
ठीक है, आर को 8.314 ना करके 0.08 करते तो लीटर एटीएम में आंसर आ जाता। अगर आप इसको एसआई यूनिट में करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। तो मेरा आंसर जूल्स में आएगा, इनका लीटर एटीएम में आएगा, क्योंकि इन्होंने 0.08313 लिया है, 0.08313 लिया है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा लीटर एटीएम पर केल्विन मोल। लेकिन मैंने क्या लिया था, आर को, आर की वैल्यू मैंने एसआई यूनिट में लिया था 8.314 जूल पर केल्विन मोल। तो मेरा आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा। ठीक है, और इनका आंसर लीटर एटीएम में आ रहा है, इसीलिए आप जूल में निकालो, क्योंकि वो ज्यादा मतलब प्रीफरेबल होता है। ठीक है, दैट इज मोर समथिंग विच इज प्रीफरेबल, एसआई यूनिट में आंसर निकालना। ठीक है, तो आई होप दैट क्लियर हो गया है। अभी 3 चीज एक बार फिर से बता देता हूं। एक है तुम्हारा, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांशन इनटू वैक्यूम। तो उस केस में जैसे हमने देखा, नो वर्क इज डन एंड नो इंटरनल एनर्जी चेंज, क्योंकि आइसोथर्मल था, टेम्परेचर फिक्स था, तो हीट एनर्जी तो चेंज नहीं हुआ है, जीरो है, वो जूल ने निकाला था। वर्क डन क्योंकि तुम्हारा मतलब कि वो आइसोथर्मल था और दूसरा वैक्यूम में हो रहा था, वैक्यूम में हो रहा था तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो था, इसीलिए पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी पूरा टर्म जीरो हो गया। तो वर्क डन जीरो, हीट एनर्जी एक्सचेंज जीरो, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन हो भी रहा है लेकिन इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा केस आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसमें जो है Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब प्लस 2.303, ये जो फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्लस 2.303 एनआरटी log 10 V फाइनल माइनस V इनिशियल। आइसोथर्मल एक्सपांशन बट इरिवर्सिबल, तो उसमें क्या था फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बराबर प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस को इन्होंने ले रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा यू इज जीरो, चाहे इरिवर्सिबल में चाहे रिवर्सिबल में। ठीक है, और एडियाबैटिक का तो आपको मालूम है, एडियाबैटिक का तो मैंने बता दिया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो तुम्हारा क्या आता है, डेल्टा यू बराबर वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक। वाई बिकॉज Q इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक में थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स लाया है ताकि वो चेंज ही नहीं कर सकता, हीट एनर्जी चेंज नहीं करने देता है। आई होप सो दैट दिस इज क्लियर। इन सारे फॉर्मूला को, 2 ही फॉर्मूला है, एक आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। ठीक है, इसको याद रखना और हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, आप लोग जा सकते हैं।